एजुकेशनल स्टडीज़ एंड सिस्टम का ये आपका 4th वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो थे उसमें मैंने आपको एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझाया और फ़िलॉसफी और दर्शन का कॉन्सेप्ट समझाते हुए दर्शन और फ़िलॉसफी में आपको मेन डिफरेंस भी बताया। अब देखते हैं कि आपका दर्शन और शिक्षा का संबंध क्या है, इनके रिलेशनशिप इन फ़िलॉसफी एंड सोशियोलॉजी। आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें दे रखा है एक साइड है दर्शन। दर्शन क्या है आपका? शिक्षा सिद्धांत। दर्शन को शिक्षा सिद्धांत भी कहा जाता है। ये जो है आपका सैद्धांतिक पक्ष है और इनके दर्शन से जो बहुत सारी जो 4 आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी जो तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्क मीमांसा, ये चारों इसके आपके तत्व हो गए। और ये तत्व जो भी चीज़ निर्धारित करते हैं उसका जो गतिशील पक्ष है वो है आपका शिक्षा। यानी कि दर्शन के सिद्धांत जो हैं या दर्शन के जो तत्व हैं, जिस चीज़ को भी निर्धारित करते हैं उस निर्धारित चीज़ को कैसे व्यवहारिक रूप में आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो काम है आपका शिक्षा का। इसीलिए रॉस ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी, दर्शन व शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा आपका व्यवहारिक पक्ष है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि दर्शन बिना शिक्षा के नहीं चलेगा और शिक्षा बिना दर्शन के। दर्शन ही वो माध्यम है जो कि आपके शिक्षा से संबंधित मूल प्रश्न का उत्तर देता है। जैसे शिक्षा हम ग्रहण क्यों करें, ये जो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं उन्हें क्यों पढ़ें, इनका पढ़ने का हमें क्या फ़ायदा है, और जो हम पढ़ाया जाए उसमें यानी कि जो करिकुलम पढ़ाएं, करिकुलम या कंटेंट आपका कैसा हो, हर डिसिप्लिन का जो कंटेंट है वो कैसा हो, और जो आपका एजुकेशन देने की प्रोसेस है वो कैसा हो, हम शिक्षा को कैसे दें। फिर जो भी सब्जेक्ट निर्धारित हैं उन सब्जेक्ट का जो भी कंटेंट है उसके क्या उद्देश्य हों, या जो हम शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा के क्या उद्देश्य हों। दूसरा, दर्शन ये भी निर्धारित करता है कि शिक्षा की भूमिका क्या हो और जो आपका विद्यालय है वो उसका स्वरूप क्या हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दर्शन के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अब इन सब में अब देखिए जो दिखाई दे रहा है आपको, दर्शन एवं शिक्षा में दर्शन के तत्व अलग आ रहे होंगे और शिक्षा के घटक अलग। दर्शन के जो तत्व हैं वो तत्व मीमांसा, तत्व मतलब ये सत्य का प्रत्यय है, मेटाफिजिक्स। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान के स्वरूप की बात करता है, ये ज्ञान का स्वरूप कैसा हो, जो हम बच्चों को समझाएंगे पढ़ाएंगे वो कैसा होना चाहिए। मूल्य मीमांसा, ज्ञान के चयन के मानक। ये मूल्य मीमांसा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज के जैसे मानक होते हैं उन्हीं मानकों के आधार पर ज्ञान का चयन किया जाता है और उसी को मानते हुए शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तर्क मीमांसा, जो भी आपके ज्ञान के चयन के मानक निर्धारित किए गए, ज्ञान का स्वरूप निर्धारित किया गया, उनको हम प्राप्त कैसे करेंगे, ये हो जाती है आपकी तर्क मीमांसा। ये है आपके दर्शन के तत्व। अब आता है आपका शिक्षक के घटक। इसमें घटक क्या है, अभी तक आप पढ़ के आए हो, शिक्षक के 3 घटक पढ़े आपने, पाठ्यक्रम, शिक्षक और शिक्षार्थी। अगर हम ये जनरल वे में देखा आपने कि डीवी ने कहा ट्राइपोलर प्रोसेस, या आपके एडम्स ने कहा बाइपोलर प्रोसेस, या रॉस ने कहा कि शिक्षक और शिक्षार्थी चुंबक के 2 ध्रुव हैं। अब शिक्षक ये के अतिरिक्त आप देखिए कि शिक्षक के जो मेन घटक हैं जो हम पढ़ते हैं, जिसके आधार पर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो सबसे पहले शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि बिना लक्ष्य एवं उद्देश्य के आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। आप समझ लो कि लक्ष्य और उद्देश्य, समझ लो कि एम्स और ऑब्जेक्टिव दोनों अलग अलग चीज़ें। लक्ष्य बहुत ही व्यापक कॉन्सेप्ट है और अब लक्ष्य आप चेंज कर सकते हो। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आप छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करते हो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से आप अपने एम को प्राप्त कर पाते हो। शिक्षा की प्रक्रिया कैसा होना चाहिए, प्रोसेस कैसा हो शिक्षा का, पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा हो, ये भी शिक्षा के घटक है। शिक्षण की विधियाँ कैसी हो, क्योंकि हर डिसिप्लिन के लिए पढ़ाने का तरीका आपका अलग अलग, तो शिक्षण की विधियाँ कैसी हों। विधियाँ मतलब मेथड, प्रविधियाँ मतलब टेक्निक्स कैसी हों। शिक्षक की भूमिका, विद्यालय प्रबंधन कैसा हो, परीक्षा प्रणाली कैसी हो। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में शिक्षा का जो ई लर्निंग आ रही है, डिजिटल स्वरूप आ रहा है, ये कैसा हो। ये नया जुड़ जाएगा आपका ई लर्निंग, मोबाइल लर्निंग के माध्यम से या ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से हम कैसे
अब अपने शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करें कि बच्चे को कंटेंट हम ऑनलाइन प्रोवाइड करा सकें। अब ये देख लीजिए कि जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई, प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ चेंज आया है कोरोना वायरस के कारण, ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसने आपकी शिक्षा को प्रभावित कर दिया है, और इतना प्रभावित कर दिया है कि अब आपकी शिक्षा जो आपका स्वरूप बदलने वाला है। यूजीसी ने भी अब अपना जो नई गाइडलाइन दी उसमें कह दिया कि 25% आपका ऑनलाइन लर्निंग होनी चाहिए। तो इस तरह आपके शिक्षक के घटक में आपकी एक नई चीज़ और ऐड हो जाएगी कि आप ऑनलाइन लर्निंग कैसे दें, उसका कंटेंट कैसे हो। तो ये जो दर्शन एवं शिक्षा है, तो इसका इन दोनों के माध्यम से ही हम जो है हमें शिक्षा दर्शन या एजुकेशनल फ़िलॉसफी का ज्ञान होता है। अब एजुकेशनल फ़िलॉसफी का जो आपको ज्ञान है, जिसे कि आप पढ़ते हो बीएड में भी, फ़िलॉसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अगर आप पढ़ते हो फ़िलॉसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशनल फ़िलॉसफी, अब पढ़ते हो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो आप पढ़ते हो एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो ये आप सिर्फ ये जो 4 तत्व थे, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और तर्क मीमांसा, इसी के माध्यम से हम जो है सभी विषयों का कंटेंट का निर्धारण करते हैं। अब जो इनका संबंध है उसका स्वरूप कैसा हो, उसकी फॉर्म कैसी हो, तो उसके लिए 4 अप्रोच माने गए। एक तो था नॉर्मल रिलेशनशिप, जिसे कह दिया गया सामान्य सहसंबंध। नॉर्मल रिलेशनशिप में क्या होता है कि यदि आपको प्रेजेंट टाइम में शिक्षा के स्वरूप का अध्ययन दर्शन के जो आपके तत्व हैं इनके संदर्भ में करोगे, तब आप देखोगे कि आज की शिक्षा में सभी दर्शनों का प्रभाव है। यानी कि समाहारक प्रवृत्ति, समाहारक प्रवृत्ति क्वेश्चन भी आ जाता है नेट पे कि समाहारक प्रवृत्ति है क्या। समाहारक प्रवृत्ति क्या होती है कि जब शिक्षा पर सभी दर्शनों का प्रभाव होता है। मेनली वेस्टर्न दर्शन क्या थे आपके, आदर्शवाद था, प्रकृतिवाद था, यथार्थवाद था, प्रयोजनवाद था। उसके बाद आपके अस्तित्ववाद और मानववाद भी आ गया। तो जब इनका प्रभाव हम आज की शिक्षा में देखते हैं तो उसे बोलते हैं कि सामान्य सहसंबंध है। यही हो जाती है आपकी समाहारक प्रवृत्ति। दूसरा आपका आता है कारण प्रभाव सहसंबंध, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जब हम शिक्षा के स्वरूप को अतीत के संदर्भ में देखते हैं कि अतीत में शिक्षा कैसी थी और किस कारणों से शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित होता चला गया, तब हो जाता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। यूँ समझिए जैसे जैसे समाज चेंज होता चला जाएगा, ऐसी सामाजिक दर्शन और मूल्य भी परिवर्तित होते चले जाएंगे। और जब सामाजिक दर्शन और मूल्य परिवर्तित होंगे तो शिक्षा का स्वरूप भी परिवर्तित होता चला जाएगा। और जैसे पता ही है आपको, वैदिक काल में आध्यात्मिक शिक्षा थी, फिर आपकी बौद्ध काल में बौद्धकालीन शिक्षा हुई, मुगल काल में मुगलकालीन, आधुनिक काल में आपकी मैकाले की शिक्षा नीति जो चली। उसके बाद बहुत सारे आयोग बने उस काल में भी, और जब भारत आज़ाद हुआ तो विभिन्न आयोग बने। तो बहुत सारी शिक्षा नीतियों ने आपके एजुकेशन को प्रभावित किया है। और आज की कंडीशन क्या है, प्रारंभ में शिक्षा धन प्राप्त करने का साधन नहीं था। जब से शिक्षा प्रारंभ हुई से वो क्या था, ज्ञान प्राप्त करने का साधन। लेकिन आज स्थिति है कि शिक्षा सिर्फ मानव धन कमाने के लिए ही करता है। धन कमाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे नहीं धन कमाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन धन कमाना इतना ज़्यादा ज़रूरी भी ना हो कि वो सारी वैल्यूज़ को ख़त्म ही कर दे। और ये सारी वैल्यूज़ प्रेजेंट टाइम में ख़त्म होती जा रही हैं। मेनली एजुकेशन में तो ये दिखाई देता है। अब आता है आपका थर्ड, विश्लेषणात्मक सहसंबंध, एनालिटिकल रिलेशनशिप। यदि हम दर्शन के जितने भी तत्व हैं और जो शिक्षा के जितने भी घटक थे, कंपोनेंट थे, आप उनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हो, एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ का, तो ये देखते हैं कि तत्व मीमांसा ने शिक्षण विधियों को दिया, तो ज्ञान मीमांसा ने शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य को दिया, और आपके जो है तर्क मीमांसा ने आपके शिक्षण के सूत्र दिए। तो ये सारी चीज़ें का विश्लेषण अगर करेंगे तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से एंड में जब उनका सिंथेसिस करें तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखाई देंगी। ये होता है विश्लेषण। विश्लेषण क्या, किसी भी चीज़ को बहुत ही डिटेल में उसका गहराई से अध्ययन करना, बहुत ही सूक्ष्म भागों में किसी भी चीज़ को बांटते चले जाना।
फिर आता है आपका अंतर्विषयक आयाम, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब मैं बता ही चुकी हूँ आपको पहले भी कि जो है आपका एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी आपका डिसिप्लिन है। इसको हम शिक्षा दर्शन भी कहते हैं। और जो भी शिक्षा की जितनी भी मूल समस्याएं हैं, एजुकेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका जो आंसर सिर्फ एक फिलोसोफर के पास ही है, इसलिए कहा गया इसे शिक्षा दर्शन। बाकी जो सब्जेक्ट हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, वो भी कि मनोविज्ञान बालक के व्यवहार के बारे में जानना, तो शिक्षा मनोविज्ञान हो गया कि शिक्षा के द्वारा हम कैसे बच्चे के व्यवहार को जान पाएंगे और फिर कैसे हम शिक्षण विधियों का, प्रविधियों का यूज़ करेंगे, बच्चों को इंडिविजुअली कैसे समझ पाएंगे, उसकी इंटेलिजेंस को समझते हुए कैसे हम उसको समझाएंगे। यानी कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे, हर बच्चे को हम कैसे समझें, उसकी इंटेलिजेंस को कैसे समझें और कैसे उसे एजुकेशन दें। उसी तरह आपकी उसकी पर्सनैलिटी को जानना। तो ये बन गया फिर आपका एजुकेशन साइकोलॉजी। इसी तरह आपका टेक्नो बन जाती है कि टेक्नो ने कैसे शिक्षा में अपना योगदान दिया है। तो जब मैं आगे लेक्चर समझाऊंगी तो उसमें पढ़ेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या। अब देख लेते हैं दर्शन के तत्व एवं शिक्षा के संबंध का स्वरूप। जैसे तत्व मीमांसा है, तो तत्व मीमांसा का मेन वर्ग क्या है? वैसे मेन वर्ग तो इसका है शिक्षण विधियाँ एवं उद्देश्य। लिखा हुआ है आपको शिक्षा प्रक्रिया से भी संबंध है, उद्देश्य से भी है, शिक्षक छात्र भूमिका से भी है, विद्यालय अनुशासन से भी है। जब भी हम सत्य की बात करते हैं, सत्य के प्रत्येक खोज करते हैं, तो शिक्षा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें तत्व मीमांसा के अंदर आ जाती हैं। लेकिन इसका मेन फोकस था विधियाँ एवं उद्देश्यों पर। तो जो तत्व मीमांसा और शिक्षा अगर आप देखते हैं, तो जितने भी संप्रदाय हुए, सब संप्रदायों ने अपने तरीके से सत्य की बातें की। आदर्शवाद कहता है आत्मा और ईश्वर की बात करता है, तो प्रकृतिवाद करता है सत्य आंतरिक होता है। आदर्श यानी कि सत्य आत्मा और ईश्वर है। जिन्होंने सत्य को बाह्य रूप कह दिया उन्होंने, वो हो गया कि भौतिकवादी दर्शन। जिन्होंने सत्य को आंतरिक अनुभूति का विषय कह दिया, वो उन्हें कह दिया गया अध्यात्मवादी या बुद्धिवादी। क्योंकि प्रकृतिवादियों ने सत्य का बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया, इसलिए इसे कह दिया गया तत्व मीमांसा का दर्शन। और जो आपका आदर्शवाद था, उसने ज्ञान के स्वरूप को बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस किया, उसे कह दिया ज्ञान मीमांसा का दर्शन। तो जो आपका प्रकृतिवाद है, उसकी मुख्य देन है शिक्षण शास्त्र। पेडागॉजी जो देन है वो है आपकी शिक्षण शास्त्र, जो देन है वो है आपकी प्रकृतिवादियों की। और प्रकृतिवाद ने ही शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधियों और प्रवृत्तियों को भी दिया है। और जो शिक्षण की विधियाँ प्रवृत्तियाँ हैं, ये हम आपके शिक्षण शास्त्र पेडागॉजी सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। अब आ जाता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा में शिक्षा प्रक्रिया है, उद्देश्य है, पाठ्यक्रम है, विधियाँ भी हैं, प्रवृत्तियाँ भी हैं। अब ज्ञान मीमांसा यानी कि जो भी सत्य है, तत्व मीमांसा में जिन भी संप्रदाय ने अपने में तरीके से सत्य के स्वरूप का विवेचन किया, अब था कि ज्ञान मीमांसा का ये था कि जो सत्य का प्रवचन किया, जो उन्होंने ज्ञान बताया, तो उस ज्ञान को हम प्राप्त कैसे करेंगे। अब आदर्शवादियों ने कहा कि ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध में जानना, और जब उनके बीच में अंतर खत्म हो जाए तो वो हो जाता है आपका ज्ञान, वही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। प्रकृतिवाद कह रहे हैं कि जब हम ज्ञानेंद्रियों से और डायरेक्ट अनुभव करते हैं तब हमें ज्ञान मिलता है। इनके आदर्शवादी तो आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हैं और प्रकृतिवादी ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहे हैं। आदर्शवादी कह रहे हैं ज्ञान इंद्रियों से परे है, प्रकृतिवादी कह रहे हैं नहीं, हमें जो इंद्रियों से दिखाई देगा वही आपका ज्ञान है। अब आदर्शवाद कह रहे हैं निगमन विधि और प्रकृतिवाद कह रहे हैं आपके आगमन विधि। जो प्रयोजनवादी कह रहे हैं, प्रयोजनवादी क्या कह रहे हैं कि जैसे प्रकृतिवाद ने अनुभव पर बल दिया, ऐसे ही प्रयोजनवादी कह रहे हैं कि अगर जो हमें सही अनुभव हो, जिस चीज़ का रिजल्ट हमें अच्छा लगे, अनुभव हो, वही हमारा ज्ञान है। तो इसलिए जो आपके ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा के द्वारा हम ज्ञान के अर्थ को, स्वरूप को और हम उसके सोर्सेज को अपने अपने ढंग से, या जो भी विभिन्न संप्रदाय ने समझाने का प्रयास किया है उनके तरीके से उसको समझ सकते हैं। इसी तरह आ जाता है आपका मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा बताता है
पाठ्यक्रम, शिक्षक छात्र भूमिका, पाठ्य समागी क्रियाएं और मेनली पाठ्य सहगामी क्रियाएं और मूल्य का चयन। यूँ कहो कि जो मूल्य हैं और जो आपके आदर्शवाद के जो अंतिम उद्देश्य हैं वो एक ही है। किसी भी दर्शन का अंतिम उद्देश्य और जो मूल्य है वो लगभग एक ही होते हैं। अगर आपका आदर्शवाद का जीवन का अंतिम उद्देश्य है आत्मानुभूति या सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति के द्वारा आत्मानुभूति, तो यही आपके सत्यम शिवम सुंदरम क्या हो जाएंगे, मूल्य हो जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि प्रयोजनवाद कहता है कि हमें समाज के अनुसार जीना चाहिए, समाज का अनुसरण करना चाहिए, तो जो आ जाता है आपका जो भी सामाजिक मूल्य होते हैं वही आपके सामाजिक उद्देश्य बन जाते हैं, वही उस संप्रदाय के शिक्षा के उद्देश्य बन जाते हैं। तो आपका मेनली मूल्य हैं 4 नैतिक, सौंदर्यानुभूति, सामाजिक और धार्मिक। इन चारों मूल्यों की, वैसे 6 मूल्य हैं लेकिन जो 4 मूल्यों की व्याख्या हर दर्शन ने अपने तरीके से अलग अलग की है। ये बताई चुकी है आपको कि शिक्षा के उद्देश्य या मूल्य एक जैसे ही होते हैं। अब आता है तर्क मीमांसा एवं शिक्षा। तर्क मीमांसा का संबंध है विधियों से, प्रविधियों से और सूत्र से, यानी कि जो भी ज्ञान हमें अर्जित करना है उसको हम लॉजिकली कैसे करें। मेनली जो तार्किक चिंतन होता है वो 4 चीज़ों का उसका बेस है: अवधारणाएं, स्वयं सिद्धियाँ, परिकल्पनाएं तथा प्रतिज्ञप्तियाँ। इन्हीं चारों के माध्यम से हम लोग जो हैं किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। और तर्क मीमांसा के अंतर्गत ही आगमन निगमन विधि दी गई है। आगमन का मतलब है उदाहरण से नियम, और आपका निगमन का मतलब है नियम से उदाहरण। तो तर्क मीमांसा में जो भी आपके विभिन्न विधियाँ सूत्र दी गई हैं, सरल से जटिल, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, बहुत सारे शिक्षण के सूत्र हैं। ये इन सूत्रों के माध्यम से हम जो हैं ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये था आपका दर्शन और के जो तत्व हैं और शिक्षा के घटकों का आपस में संबंध।